हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये लेक्चर वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप सभी के पेपर जून 2025 में होने वाले हैं, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए लेक्चर वीडियोज़ अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि आपको इन लेक्चर वीडियो से प्रॉफिट मिले और आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके अटैम्प्ट करें, सो दैट आप क्लास में कॉन्फिडेंट फील करें और डिलेमा की सिचुएशन में ना हो। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले भी मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें टॉपिक्स जो हमने अभी इंक्लूड किए हैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑलमोस्ट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इंक्लूड किया गया है। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक थ्योरी बेस्ड है, तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक आयोग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आयोग जो हैं वो संविधान में वर्णित हैं। उनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा पहला संवैधानिक आयोग है भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन हेतु संवैधानिक संस्था है। ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। और ये क्या कार्य करती है? चुनाव संपन्न कराने का कार्य करती है। अभी हम आपको जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो सब यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। सो आप लेक्चर को मल्टीपल टाइम वॉच करें, इसको देखें कि क्या क्या क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, ताकि आप प्री प्रिपेयर होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। यह लोकतंत्र के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गठन कब हुआ था इसका? 25 जनवरी 1950 को हुआ है, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप ज़रूर याद करें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये कार्य क्या करता है? ये चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन हेतु एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट देखिए, इसका संवैधानिक आधार क्या है? संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन किया गया है। इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 324 से 329 तक मिलता है। 324 आर्टिकल में क्या है? चुनाव आयोग की शक्तियों का उल्लेख और उनके गठन के बारे में बात की गई है। चुनाव आयोग का कार्य क्या है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का कार्य है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, ये किसका कार्य है? ये चुनाव आयोग का कार्य है। आयोग की संरचना क्या है? जब आयोग बना था तब प्रारंभ में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। जब बना था तब की बात की जा रही है। फिर 1989 से मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये क्या हो गया? मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। नियुक्ति देखिए किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना रहता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो, या जो भी चुनाव आयुक्त है वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। तो जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट देखिए, चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करना, मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया की निगरानी करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना, मतगणना और परिणामों की घोषणा करना, चुनाव में खर्च की निगरानी करना, साथ ही साथ राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटन, ये मुख्य कार्य हैं जो चुनाव आयोग के माध्यम से किए जाते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा क्या रहता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मुख्य चुनाव आयुक्त का लेवल है, उसका दर्जा रहता है। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरूर याद करें। पहला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। वर्तमान में जो है उनका नाम क्या है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। इस वक्त चुनाव आयुक्त कौन है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। तो ये चुनाव आयोग से इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हो गए जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट आयोग कौन सा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं कैग, कैग ऑफ इंडिया। तो सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या है, कैसे कार्य करता है। कैग का पूर्ण नाम क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये भारत का संवैधानिक पदाधिकारी है, मतलब ये संवैधानिक आयोग है। कार्य ये क्या करते हैं? सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना, सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने की भूमिका, लोकतंत्र में क्या करती है? ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। आर्टिकल 148 से 151 में किसका उल्लेख किया गया है? कैग का किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैग को कौन अपॉइंट कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कैग की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? संसद और विधानसभाओं को प्रस्तुत की जाती है। अगर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो कहाँ करते हैं? संसद और विधानसभाओं को प्रस्तुत करते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय मामलों की निगरानी इनका मुख्य विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये वित्तीय मामलों की निगरानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कैग का कार्य और दायित्व क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क ऑफ कैग? तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क देखते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या इनका दायित्व है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के, ये किसके किसके राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण कर रहे हैं? सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही खातों का लेखा परीक्षण करते हैं। साथ ही सार्वजनिक उपक्रम की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं की लेखा रिपोर्ट सौंपना, संसद और राज्य विधानसभाओं को लेखा रिपोर्ट सौंपना। व्यय और राजस्व में विनियोग अधिनियम के अनुसार जांच करना, व्यय और राजस्व में विनियोग अधिनियम के अनुसार जांच करना। संपूर्ण भारत में वित्तीय उत्तरदायित्व की निगरानी, संपूर्ण भारत में वित्तीय उत्तरदायित्व की निगरानी। रक्षा सेवाओं और विदेशी ऋणों का भी ऑडिट करना, ये इनका कार्य है। कैग की नियुक्ति और कार्यकाल क्या है? देखिए, नियुक्ति जो है कैग की करते हैं राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इनका ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना है? सेम 6 ईयर्स या 65 ईयर्स एज इलेक्शन कमीशन। देखिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इनकी वेतन और सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती हैं। और एक बार जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है तब इनके वेतन भत्तों में किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैग की रिपोर्ट क्या है? 3 प्रकार की रिपोर्ट जो है कैग जारी करता है। पहली, वित्त लेखा रिपोर्ट जो फाइनेंशियल ऑडिट है। सेकेंड है परफॉर्मेंस ऑडिट, पहला फाइनेंशियल ऑडिट, सेकेंड है परफॉर्मेंस ऑडिट। थर्ड है अनुपालन लेखा रिपोर्ट, थर्ड क्या है? अनुपालन लेखा रिपोर्ट, कॉम्प्लायंस ऑडिट। संसद की जो लोक लेखा समिति है वो इन रिपोर्ट्स की समीक्षा करती है, पीएससी इन रिपोर्ट की समीक्षा करती है। पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या करती है? पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है इन रिपोर्ट्स की समीक्षा करती है। कैग से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू कैग। पहला कैग कौन बना था? बी नाराहरि राव। ये नेम मेंशन किया जा सकता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद करें। कैग की बात करें अगर हम, तो कैग वर्तमान में कैग कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। 2025 की बात कर रहे हैं। डेटा ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है जब आप लेक्चर देखें तो थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो, तो
जो करंट नेम्स होते हैं उनको आप अपडेट करते हुए देखते हुए चलें। कैग का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी न्यू दिल्ली में है। कैग का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में। 148 से 151 में। कैग की सीमाएं और चुनौतियां बताइए, इसकी क्या लिमिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। कार्य क्षेत्र बढ़ने से कर्मचारियों और संसाधनों की कमी है। रिपोर्ट की प्रक्रिया धीमी है। संसद में रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी है। राज्य सरकारों से सहयोग की कमी। हालांकि इस विषय पे क्वेश्चन आते नहीं, एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं जिनमें आपको थ्योरी बेस्ड लिखना पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैग देखते हैं यहाँ पे। ये क्या करता है? लोकतंत्र में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखते हैं। करदाताओं के पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाता है और शासन प्रणाली में जवाबदेही लाना इनका मुख्य कार्य रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, ये भी एक संवैधानिक आयोग है और इसको भी आज हम स्टडी करेंगे। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय में अंतर होता है। संवैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया होता है। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण। इसका गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत, 280 यानी कि 280 के अंतर्गत इसका गठन हुआ है और ये हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी है जो MCQ क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको याद कर लें और अपने माइंड में इसका डेटा फीड करें। क्या है? 5 वर्ष में गठित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका संवैधानिक आधार अभी हमने पढ़ ही लिया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संसद द्वारा दिए गए कर्तव्यों का भी पालन कर सकता है। आयोग की संरचना क्या है? इसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। नियुक्ति कौन कर रहा है इसकी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं उन्हें इस आयोग में एज अ मेंबर शामिल किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। स्वतंत्र कार्य करने का अधिकार है। एक खास बात है, जितने भी आयोग जिनका उल्लेख हम संवैधानिक आयोग के रूप में कर रहे हैं वह सभी स्वतंत्र ही होते हैं। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि इंडिपेंडेंसी, किसी भी आयोग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? पहला कार्य है करों की आय को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। राज्य को अनुदान की सिफारिश करना, ग्रांट्स इन एड, कि किस राज्य को अनुदान दिया जाना चाहिए और किसको ज़रूरत नहीं है। राज्य को वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। कोई अन्य कार्य जिसे राष्ट्रपति सौंपे। ये मुख्य कार्य हैं जो वित्त आयोग के माध्यम से किए जाते हैं। अब देखिए फैक्ट देखते हैं। पहला आयोग कब बना था हमारा? 1951 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो वो थे KC नियोगी। अभी 16th कमीशन चलने वाला है, तो 16th कमीशन का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कौन है? NK सिंह। 16th कमीशन NK सिंह। आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं लेकिन प्रभावी होती हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है जिसे संसद में रखा जाता है। रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को सौंपी जाती है जिसे संसद में रखा जाता है। एक डेटा जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा, लिटिल बिट कंफ्यूजन हियर। 16th और 15th कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, इसको मैं चेक करके भी बताती हूँ। 15th कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे NK सिंह। 16th जो आयोग है उसके जो चेयरमैन हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट स्लाइड तब तक देखते हैं। वित्त आयोग का महत्व क्या है? राज्यों को वित्तीय न्याय दिलाना। राज्यों को वित्तीय न्याय दिलाना। सेकंड पॉइंट देखिए, भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत बनाना। भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत बनाना। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, वित्तीय संबंध। ओके, तो ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है। 16 कमीशन के जो चेयरमैन हैं
वो अरविंद पनगड़िया हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, अरविंद पनगड़िया हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। 16th कमीशन की हम बात कर रहे हैं। 15th कमीशन के जो चेयरमैन रहे हैं वो NK सिंह थे। मैं पूरा ही क्लियर कर दूं ताकि डाउट नहीं रहे। वित्त आयोग का महत्व हम देख रहे थे। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित वित्तीय संबंध, स्थानीय निकायों को भी वित्तीय मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भारतीय एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की जाती है। यूपीएससी भारत सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और यह एक संवैधानिक संस्था है। ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक आधार क्या है इसका? आर्टिकल 315 में क्या है इसका उल्लेख किया गया है यूपीएससी कमीशन का। अगर हमसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस में, तो आर्टिकल 312 का नाम लिया जाता है। लेकिन जब बात की जाए यूपीएससी कमीशन की कि आयोग के बारे में किस में बात की गई है, तो आर्टिकल 315 आता है। अनुच्छेद 316 में क्या है? नियुक्ति और कार्यकाल। 317 में पद से हटाया जाना और 318 से 23 के अंतर्गत कार्य शक्तियाँ और रिपोर्टिंग की बात की गई है। ये सारी आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ करके जाएं। आयोग की संरचना देखिए क्या है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य 9 या 10 मेंबर्स होते हैं। नंबर्स ऑफ मेंबर जो हैं इसमें क्लियर नहीं किए गए, बस ये बताया गया कि एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्यों की जिनकी संख्या 9 या 10 रहेगी। नियुक्ति देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और ये स्वतंत्र कार्य करने वाली संस्था है। ये कार्य क्या करते हैं? सिविल सेवाओं की परीक्षा को आयोजित करना, सरकार को भर्ती से संबंधित सलाह देना, विभागीय प्रोन्नति में सलाह देना, सेवा नियमों में परिवर्तन पर परामर्श देना और अनुशासनात्मक मामलों पर राय देना। इस बार यूपीएचएससी के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि इनका कार्य क्या है यूपीएससी कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इनका काम क्या है। यूपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं वो क्या है? सिविल सेवा परीक्षा CSE, संघ अभियंत्रण सेवा परीक्षा CMS, संघ चिकित्सा सेवा परीक्षा CDS, IFOS भारतीय वन सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट परीक्षा। इस तरीके के एग्जाम्स जो हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। यूपीएससी के स्वतंत्रता की बात करें तो ये राष्ट्रपति के अधीन है लेकिन सरकार से स्वतंत्र है। इन कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप वर्जित है। इनके कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टिंग प्रक्रिया की बात करें, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को देता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को देगा। रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है। इसमें यह भी बताया जाता है कि सरकार ने आयोग की सलाह मानी या नहीं मानी, और वह कारण भी बताए जाते हैं जिन कारणों से आयोग की सलाह सरकार नहीं मानती है। सरकार ने आयोग की सलाह मानी या नहीं मानी यह बताया जाता है, और रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है। इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। और रिपोर्ट किसके सम्मुख आती है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा संवैधानिक आयोग है वो है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। क्या है? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस भारत में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत किया गया है। 279A के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी सहमति पर बनाना है। क्या है इसका उद्देश्य? केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी सहमति बनाना है, कि जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच में है सहमति बने, कोऑर्डिनेशन बैठे। अब देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, बेस क्या है? संविधान 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी आर्टिकल 279A के अंतर्गत।
गठन तिथि है इसकी 15 सितंबर 2016 और पहली बैठक जो हुई थी वो 22 से 23 सितंबर 2016 के बीच में हुई थी। माइक आज हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है तो थोड़ी सी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही होगी। कल से आपको प्रॉपर लेक्चर वीडियोस प्रॉपर वॉइस में मिलेंगे। आज के लिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर संरचना की बात करेंगे हम। जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य हैं कौन कौन? इसमें एक चेयरमैन है जो भारत के वित्त मंत्री होंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में आया था और शायद वो पेपर 2022 में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि जीएसटी परिषद का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, बट यहाँ पे कौन बताया है? प्राइम मिनिस्टर ना होकर के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। सदस्य देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वित्त मंत्री या कर मंत्री। सचिवालय इसका कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। प्रमुख कार्य क्या है? जीएसटी दरों की सिफारिश करना, कर छूट और छूट सीमा तय करना, मॉडल जीएसटी कानून पर सुझाव देना, विवादों को सुलझाना, राज्य और केंद्र के बीच जीएसटी संग्रह पर तालमेल बैठाना इनके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी परिषद के निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है? कुल मतों का 75% बहुमत आवश्यक है। केंद्र सरकार का जो मत का भार रहेगा वो 1/3 रहेगा और राज्यों का 2/3 रहता है। तो वेटेज किसका ज़्यादा है? यहाँ पर स्टेट्स का ज़्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेटा याद कर सकते हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन पाए अबाउट जीएसटी काउंसिल, कि किस तरीके से काउंसिल वर्क करती है, किस तरीके का इसमें वोटिंग सिस्टम है और किसका वेटेज कितना ज़्यादा है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं? सहमति से लेने की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी टॉपिक्स अभी हमने आपको ऊपर थियरी बेस्ड में बताए थे उन पर आधारित हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कौन प्रतिनिधित्व करता है? ए सिर्फ केंद्र, बी सिर्फ राज्य, सी सिर्फ केंद्र और राज्य दोनों, डी कोई नहीं। तो जीएसटी परिषद में प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है। सी इज दी राइट आंसर। सी इज दी राइट आंसर। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर कौन अंतिम निर्णय लेता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी वित्त मंत्री, डी नीति आयोग। तो जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर लेता है। कौन लेता है? फाइनेंस मिनिस्टर लेता है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी परिषद का सचिवालय हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी, सेक्रेटरीट कहाँ है? जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जीएसटी परिषद का सचिवालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने राज्य सहमत होने चाहिए? आवश्यक न्यूनतम कितने राज्य सहमत होने चाहिए केंद्र सहित? ए 10, बी 15, सी पर्याप्त संख्या जिसमें कुल 75% मत मिले हों, डी सभी राज्य। तो इसका सही उत्तर है सी पर्याप्त संख्या जिसमें कुल 75% मत मिले हों। सही उत्तर क्या है इसका? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी से संबंधित नहीं है? कौन सा जीएसटी से संबंधित नहीं है? ए सीजीएसटी, बी एसजीएसटी, सी आईजीएसटी, डी बैट। तो इसका सही उत्तर है बैट जो है वो जीएसटी से संबंधित नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की सिफारिशें। जीएसटी परिषद की सिफारिशें ए बाध्यकारी होती हैं, बी केवल केंद्र पर लागू होती हैं, सी बाध्यकारी नहीं होती हैं, डी केवल वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है सी बाध्यकारी नहीं होती हैं। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? सी बाध्यकारी नहीं होती हैं। जीएसटी परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जीएसटी परिषद का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रत्यक्ष करों का निर्धारण, बी वस्तु एवं सेवा कर दरों की सिफारिश, सी बजट बनाना, डी चुनाव प्रक्रिया चलाना। तो इसका सही उत्तर है बी वस्तु एवं सेवा कर दरों की सिफारिश। वस्तु एवं सेवा कर दरों की सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। बी इज दी राइट आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग जीएसटी परिषद की कब हुई थी? ए जुलाई 2017, बी जून 2016, सी सितंबर 2016, डी अप्रैल 2017। इसका सही उत्तर है सी सितंबर 2016। सितंबर 2016 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद का सदस्य नहीं होता है? कौन जीएसटी परिषद का सदस्य नहीं होता है? ए भारत का वित्त मंत्री, बी सभी राज्यों के वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी केंद्रीय राज्य मंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी राष्ट्रपति जो है वो जीएसटी परिषद का सदस्य नहीं होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी परिषद में राज्यों का कुल मत भार कितना होता है? ए 1/2, बी 2/3, सी 3/4, डी 1/3। हम राज्यों के कुल मत भार की बात कर रहे हैं, तो इसका भी हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी जिसमें बताया था कितना होता है। बी 2/3 जो है ये सही आंसर है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी परिषद में कोई निर्णय पारित करने के लिए कुल कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है? कोई निर्णय पारित करने के लिए कुल कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है? ए 50%, बी 66%, सी 75%, डी 90%। तो इसका सही उत्तर है सी 75%। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का कितना मत भार होता है? ए 25%, बी 33.33%, सी 50%, डी 66.66%। तो इसका सही उत्तर है बी 33.33% सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी वित्त मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। तो इसका सही उत्तर है सी वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? ए आर्टिकल 246A, बी आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A, डी 368। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 279A, जिसके अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ए आर्टिकल 324, बी आर्टिकल 312, सी आर्टिकल 315, डी आर्टिकल 320। तो इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? ए 5 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, सी 7 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, डी 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूपीएससी का कार्य नहीं है? ए विभागीय प्रोन्नति में सलाह देना, बी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना, सी कानून बनाना, डी सेवा नियमों पर सलाह देना। तो इसका सही उत्तर है सी कानून बनाना। इसका सही उत्तर क्या है? सी कानून बनाना। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है सी कानून बनाना। ये यूपीएससी का कार्य नहीं है, बल्कि क्या कार्य है? विभागीय प्रोन्नति में सलाह देना, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना, सेवा नियमों पर सलाह देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में न्यायिक जांच करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में न्यायिक जांच करता है। ए हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति स्वयं। तो इसका सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी की अनुशंसाओं की अनदेखी की स्थिति में कौन जवाबदेह होता है? ए
प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति संसद के समक्ष कारण प्रस्तुत करते हैं, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी राष्ट्रपति संसद के समक्ष कारण प्रस्तुत करते हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख करता है? ए आर्टिकल 315, बी आर्टिकल 316, सी आर्टिकल 320, डी आर्टिकल 321। तो यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख कौन कर रहा है? सी आर्टिकल 320। सी इज दी राइट आंसर। सी आर्टिकल 320। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूपीएससी किस प्रकार की संस्था है? यूपीएससी किस प्रकार की संस्था है? ए वैधानिक, बी कार्यपालिका, सी संवैधानिक, डी न्यायिक। तो इसका सही उत्तर है सी, यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका उल्लेख 315 में किया गया है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ए प्रधानमंत्री को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी राज्यसभा को। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति को। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है। सी इज दी राइट आंसर। यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जाता है, कैसे इनका रिमूवल किया जाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश से, बी राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुमति से, सी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, डी प्रधानमंत्री की सहमति से। तो इनका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वित्त आयोग ने परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट सिफारिश की थी? परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट की सिफारिश की थी। ए 11th कमीशन, बी 13th, सी 14th, डी 15। जिसका सही उत्तर है बी 13th कमीशन ने परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट की सिफारिश की थी। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? ए 320, बी 324, सी 330, डी 326। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 324 में चुनाव आयोग का गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था इन इंडिया? ए टी.एन. शेषन, बी सुकुमार सेन, सी नवीन चावला, डी राजीव कुमार। तो इसका सही उत्तर है बी सुकुमार सेन जो थे वो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? ए 26 जनवरी 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 25 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1950। तो इसका सही उत्तर है सी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 जनवरी। बी इज दी राइट आंसर। ये सारी क्वेश्चंस जो हैं अभी हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसी पर बेस्ड हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो चुनाव आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नई दिल्ली इज दी राइट आंसर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? ए 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, सी 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, डी राष्ट्रपति के विवेक पर। तो इसका सही उत्तर है बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चुनाव आयोग के कितने सदस्य हैं वर्तमान संरचना के अकॉर्डिंग? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो वर्तमान में भारत में चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। सी इज दी राइट आंसर। भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। सी इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? ए, चुनाव कराना, बी, मतदाता सूची तैयार करना, सी, न्यायिक निर्णय लेना, डी, आदर्श आचार संहिता लागू करना। तो चुनाव आयोग का कार्य क्या नहीं है? न्यायिक निर्णय लेना। न्यायिक निर्णय का कार्य जो है वो चुनाव आयोग नहीं करता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? ए, आर्टिकल 324, बी, आर्टिकल 327 इसका सही आंसर है। ऑलरेडी टिक्ड है तो आप इसको सही टिक करें, आर्टिकल 327। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? ए, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, चुनाव आयोग, डी, सुप्रीम कोर्ट। इसका सही उत्तर है सी, चुनाव आयोग के पास आदर्श आचार संहिता लागू करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे सही मेंशन नहीं किया गया है, सो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? ए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, बी, वोटर वेरीफाइड पोलिंग एंड ऑडिट ट्रैकर, सी, वेरीफाइड वोटिंग पेपर एंड ट्रेल, डी, वोटिंग वैलिडेशन पब्लिक ऑडिट ट्रेल। तो इसका सही आंसर क्या है? ए है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ए, कार्यपालिका, बी, विधायिका, सी, न्यायपालिका, डी, संवैधानिक संस्था। इसका सही उत्तर होगा डी, संवैधानिक संस्था। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग का कार्यकाल क्या है? ए, 5 वर्ष या 60 वर्ष, बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, सी, 4 वर्ष या डी, 7 वर्ष। तो कैग का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किस समिति द्वारा जांची जाती है? ए, प्रवर समिति, एस्टिमेट कमिटी, बी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, सी, याचिका समिति, डी, नियम समिति। तो इसका सही उत्तर है बी, लोक लेखा समिति। क्या सही उत्तर है? बी, लोक लेखा समिति। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है उसकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग की नियुक्ति कौन करता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, बी, संसद, सी, राष्ट्रपति, डी, लोक लेखा समिति। इसका सही उत्तर होगा सी, राष्ट्रपति जो है कैग की नियुक्ति करता है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग का वेतन और अन्य सुविधाएं किसके समान होती हैं? ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, केंद्रीय मंत्री, सी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, डी, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है सी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर सीएजी का वेतन और अन्य सुविधाएं होती हैं। सी इज दी राइट आंसर। कैग को कैसे हटाया जा सकता है? ए, राष्ट्रपति के आदेश से, बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी, संसद में महाभियोग द्वारा, डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर होगा सी, संसद में महाभियोग द्वारा कैग को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कैग का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य कैग का नहीं है? ए, केंद्र सरकार के व्यय की ऑडिट करना, तो ये है, सही है। बी, संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये भी है। सी, राज्यसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना, ये कार्य जो है कैग का नहीं है। सी इज दी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे अभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग की रिपोर्ट पर कार्य करती है? ए, सामान्य प्रयोजन समिति, बी, याचिका समिति, सी, लोक लेखा समिति, डी, आश्वासन समिति। तो इसका सही उत्तर है सी, लोक लेखा समिति। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए, 324, बी, 320, सी, 148, डी, 280। तो इसका सही उत्तर है सी, 148। सी इज दी राइट आंसर। कैग का उल्लेख जो है आर्टिकल 148 के अंतर्गत किया गया है। अभी तक हमने आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वो सभी यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन लेक्चर को मल्टीपल टाइम वॉच करें और बार बार रिवाइज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में कन्वर्ट करें।
सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट कैग नहीं देता है? ए वित्त लेखा रिपोर्ट, बी प्रदर्शन लेखा रिपोर्ट, सी न्यायिक लेखा रिपोर्ट, डी अनुपालन लेखा रिपोर्ट। सी इज दी राइट आंसर, न्यायिक लेखा रिपोर्ट। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? ए टी एन शेषन, बी सुकुमार सेन, सी बी नाराहारी राव, डी जी सी मूर्ति। तो इसका सही उत्तर है सी बी नाराहारी राव। बी इज दी राइट एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कैग की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए 280, बी 151, सी 315, डी 330। इसका सही उत्तर है बी 151। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग किस प्रकार की संस्था है? कैग किस प्रकार की संस्था है? ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी न्यायपालिका, डी संवैधानिक। तो कैग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी विपक्ष का सदस्य, डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है सी विपक्ष का सदस्य। इसका सही उत्तर क्या है? सी विपक्ष का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग रिपोर्ट मुख्य रूप से किन संस्थाओं का लेखा परीक्षण करती है? ए निजी कंपनी, बी गैर सरकारी संगठन, सी सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम, डी सहकारी समितियां। तो इसका सही उत्तर है सी सहकारी विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम। सी इज दी राइट आंसर। जो कैग है वो कैग CAG रिपोर्ट मुख्य रूप से सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम का लेखा परीक्षण करती है। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, सी आर्टिकल 368, डी आर्टिकल 275। इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 280। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग कितने समय पर गठित होता है? हर 10 वर्ष में, हर 7 वर्ष में, सी हर 5 वर्ष में, जब आवश्यकता हो। तो ईच 5 ईयर, हम कह सकते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को भी आप ना टैकल करें, एक बार गूगल करें कि 15th और 16th जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो कौन थे। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 16th जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस में अरविंद पनगड़िया मेंशन नहीं किया गया है। यू कैन चेक इट एंड यू कैन कंफर्म इट। मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगी, आप एक बार इसे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है? ए चुनाव कराना, बी राज्यों के लिए अनुदान तय करना, सी रक्षा नीति बनाना, डी अंतर्राष्ट्रीय संधि करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी राज्यों के लिए अनुदान तय करना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952। इसका सही उत्तर है सी 1951। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग की अनुशंसाएं क्या हैं? ए बाध्यकारी होती हैं, बी केवल केंद्र पर लागू होती हैं, सी केवल राज्यों पर लागू होती हैं, डी बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो डी इज दी राइट आंसर कि वित्त आयोग की अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आर्थिक नीति निर्धारण करना, बी करों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच, करों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच, सी चुनाव करवाना, डी न्यायिक मामलों का परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है बी करों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच। बी इज दी राइट आंसर। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी भारत का राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। इसका सही उत्तर है सी भारत का राष्ट्रपति। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वित्त आयोग ने राज्य को GST क्षतिपूर्ति के लिए अनुशंसा दी थी? ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? कंपनसेशन की। ए 12th, बी 13th, सी 14th,
डी 15th, तो ये 14th कमीशन था। सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वित्त आयोग का सदस्य नहीं हो सकता है? ए अर्थशास्त्री, बी न्यायविद, सी संसद सदस्य, डी लोक प्रशासन विशेषज्ञ। तो वित्त आयोग का सदस्य संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी नीति आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो वित्त आयोग से संबंधित कमेटी नहीं है। सी इज़ दी राइट आंसर। आज आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर वीडियो अगर आपको पसंद आया है और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप लेक्चर्स को और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारे लेक्चर वीडियोस पहुंचेंगे। हमारे साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इन लेक्चर वीडियोस का प्रॉफिट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और अपने आप को पेपर के लिए प्रिपेयर्ड पाएंगे। सो थैंक you very much for watching till end and wish you all the very best for your exam UGC NET JRF exam 2025 जो अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। और अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें। हम इसी तरीके के और लेक्चर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने पे है। जैसे ही जून 2025 के पेपर्स ख़त्म होते हैं हम दिसंबर 2025 के लिए थ्योरी बेस्ड और क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।